हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो कवियों की श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का समय 1899 ईस्वी से लेकर 968 ईस्वी के मध्य माना जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1899 ईस्वी को बेनीपुर गांव मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। अपने बेनीपुर गांव से ही वे बेनीपुरी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। तो ये बेनीपुर गांव के थे और इसीलिए इनका नाम भी आगे चल के क्या हो गया, बेनीपुरी हो गया। नाम तो इनका राम वृक्ष था, लेकिन बेनीपुर इनका जन्म होने के नाते इनका जो है नाम राम वृक्ष बेनीपुरी हो गया। आगे देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी किस युग के प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं, तो वो हैं शुक्लोत्तर युग के। जयप्रकाश नारायण व गांधी जी से प्रभावित होकर स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हुए। राम वृक्ष बेनीपुरी जी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण 8 वर्ष तक जेल में रहे थे। बेनीपुरी जी का एक मूर्धन्य साहित्यकार थे। बेनीपुरी जी एक मूर्धन्य साहित्यकार थे। उनकी 15 वर्ष की आयु में ही रचनाएं छपने लगी थी। माखनलाल चतुर्वेदी ने राम वृक्ष बेनीपुरी की लेखनी को फौलाद उगलने वाली एवं मनोजगत में भूकंप पैदा करने वाली बताया। तो महत्वपूर्ण कथन है, पुनः देखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी ने राम वृक्ष बेनीपुरी की लेखनी को फौलाद उगलने वाली एवं मनोजगत में भूकंप पैदा करने वाली बताया है। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है, तो कलम का जादूगर कहा जाता है। कहते हैं ना सभी लोग कि भगवान ने किस कलम से भाग्य लिख दिया है, तो भाग्य लिखने वाले कौन है, राम ही तो हैं। तो इस प्रकार से इसको कनेक्ट करेंगे, याद करेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्मरणीय है, देखिएगा। स्मरणीय तथ्य हैं और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण भी हैं। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का मजदूर भी प्रेमचंद को कहा जाता है। भाषा का जादूगर शिव पूजन सहाय को एवं शब्दों का जादूगर कमलेश्वर को और बिंब का जादूगर केदारनाथ सिंह को कहा जाता है। एक बार पुनः देखेंगे और इसको याद भी रखेंगे। कलम का सिपाही प्रेमचंद को, कलम का मजदूर भी प्रेमचंद को, भाषा का जादूगर शिव पूजन सहाय को और शब्दों का जादूगर कमलेश्वर को। वहीं अगर बात की जाए बिंब का जादूगर, तो केदारनाथ सिंह को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं। अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं, तो सबसे पहले है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह का नाम है चिता के फूल। चिता के फूल। उपन्यास विधा की बात करें तो पतितों के देश में, कैदी की पत्नी। तो इसको किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, रचनाएं तो 2 ही हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं ट्रिक के माध्यम से भी याद करते हैं कि कैदी की पत्नी कहाँ थी, पतितों के देश में थी। राम वृक्ष बेनीपुरी जो हैं, कैदी की पत्नी कहाँ पे थी, पतितों के देश में। तो ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की हैं। नाटक की बात करें, अम्बपाली, सीता की माँ, संघमित्रा, तथागत, अमर ज्योति। पुनः देखेंगे। अम्बपाली, सीता की माँ, संघमित्रा, तथागत, अमर ज्योति। अब देखते हैं निबंध विधा। इनके निबंध कौन कौन से हैं, ये भी देख लेते हैं। तो निबंध इनके हैं। गेहूं बनाम गुलाब, समय है 1950 ईस्वी। वंदे वाणी विनायको 1954। लाल तारा। गेहूं बनाम गुलाब 1950 का।
वंदे वाणी विनायको 1954 ईस्वी। लाल तारा। अब बात करते हैं यात्रा संस्मरण की। यात्रा संस्मरण की बात करें तो पैरों में पंख बांधकर, समय है 1952 ईस्वी। उड़ते चलो 1954 ईस्वी इसका समय माना जाता है। यात्रा संस्मरण पुनः देखेंगे, पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी। उड़ते चलो 1954 ईस्वी। तो दोनों रचनाएं एक साथ याद कर सकते हैं कि पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो। आगे है रेखा चित्र। रेखा चित्र है माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी इसका समय माना जाता है। अब बात करते हैं संस्मरण की। लाल तारा 1938 ईस्वी। माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी। मील के पत्थर 1957। जंजीरें और दीवारें, तो ये सारे के सारे इनके क्या हैं, संस्मरण हैं। अब बात करते हैं पत्रिका संपादन की। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी एवं नई धारा। तो किसान के इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि जनता में मतलब जो जनता है उसमें बालक, युवक, योगी ये सब क्या हैं, किसान मित्र हैं। और जो जनवाणी है वो कैसी है, वो नई धारा में प्रवाहित हो रही है। जनता की जो जनवाणी है वो नई धारा में प्रवाहित है। और इस तरुण भारत में शामिल कौन कौन से हैं लोग हैं, तो किसान मित्र हैं, बालक हैं, युवक हैं और योगी हैं। तो ये सारी की सारी इनकी जो है पत्रिका संपादन हो गए। इन पत्रिकाओं का इन्होंने क्या किया है, संपादन किया है। आगे बात करते हैं जीवनी की। इनकी जीवनी कौन कौन सी है, सरदार पटेल 1948 ईस्वी। कार्ल मार्क्स 1951 ईस्वी। जयप्रकाश नारायण। जीवनी पुनः देखेंगे, सरदार पटेल 1948 ईस्वी। कार्ल मार्क्स 1951 ईस्वी। जयप्रकाश नारायण। अब बात करते हैं संपादन की। विद्यापति की पदावली। विद्यापति की पदावली का संपादन भी किसने किया है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया है। अब बात करते हैं इनकी समस्त रचनाओं की। बेनीपुरी रचनावली और इसके भाग कितने हैं, तो कुल 8 भाग हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इनकी समस्त रचनाओं की बात करें तो किस नाम से है, बेनीपुरी रचनावली के नाम से है। और इसमें कितने भाग कुल थे, तो कुल 8 भाग थे। अब बात कर लेते हैं इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी को बेनीपुरी नाम से क्यों जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, गजल की रचना के कारण, अपनी रचनाओं में ग्रामीण संस्कृति का चित्रण करने के कारण, बेनीपुरी गांव में जन्म होने के कारण, या फिर ओजपूर्ण रचना कर्म के कारण। तो जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है, बेनीपुरी गांव में जन्म होने के कारण, बहुत ही सही जवाब है। तो ये तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस साहित्यकार ने रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं को फौलाद उगलने वाली और मनो जगत में भूकंप पैदा करने वाली बताया है। माखनलाल चतुर्वेदी ने, पांडेय बेचन शर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी को किस उपमा से विभूषित किया जाता है। कलम का सिपाही, कलम का जादूगर, भाषा का जादूगर या फिर शब्दों का जादूगर। तो कलम से कौन भाग्य लिखता है, राम लिखते हैं। तो कलम का जादूगर कौन होगा, कलम का जादूगर होंगे रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न देखते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ। 1886 ईस्वी, 1887 ईस्वी, 1899 ईस्वी या फिर 1900 ईस्वी। तो जो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं इनका जन्म हुआ है 1899 ईस्वी में।
राम वृक्ष बेनीपुरी की कहानी संग्रह है। अम्बपाली, पतितों के देश में, पैरों में पंख बांधकर, या फिर चिता के फूल। तो जो चिता के फूल हैं, ये चौथा वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। ये वृक्ष जो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं उनका कहानी संग्रह माना जाता है। आगे है, राम वृक्ष बेनीपुरी की यात्रा संस्मरण है। अम्बपाली, पतितों के देश में, पैरों में पंख बांधकर, चिता के फूल। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, पैरों में पंख बांधकर। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है। अम्बपाली, पतितों के देश में, पैरों में पंख बांधकर, चिता के फूल। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है इसमें पतितों के देश में बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी का प्रसिद्ध नाटक गेहूं बनाम गुलाब प्रकाशित हुआ 1950 में, 1951 में, 1952 में, या फिर 1953 में। तो जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है 1950 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस ग्रंथ का संपादन किया? ऑप्शंस हैं कबीरदास जी की पदावली, भिखारीदास जी की पदावली, विद्यापति की पदावली, या फिर मीरा की पदावली। तो जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है विद्यापति की पदावली बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी की समस्त रचनाएं कितने भागों में प्रकाशित हुई हैं? 6 भागों में, 7, 8, या फिर 9 भागों में। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है 8 भागों में बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ? बेनीपुर गांव मुजफ्फरपुर बिहार में, भायाना ग्वालियर मध्य प्रदेश, कौसानी गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड, चुनार गांव मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बेनीपुर गांव में हुआ था, मुजफ्फरपुर जिले में, जो कि बिहार में पड़ता है। तो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहने के कारण राम वृक्ष बेनीपुरी को कितने वर्ष जेल में रहना पड़ा? ऑप्शंस हैं 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, या फिर 7 वर्ष। तो जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है 8 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किस साहित्यकार को कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर, या फिर प्रेमचंद को। तो जो इसमें प्रेमचंद है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भाषा का जादूगर किस साहित्यकार को कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर, या फिर प्रेमचंद। तो भाषा का जादूगर की अगर बात होगी तो वो होंगे शिव पूजन सहाय। शब्दों के जादूगर की बात की जाएगी तो वो होंगे कमलेश्वर। बिंब का जादूगर, अब देखते हैं बिंब का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर, या फिर प्रेमचंद। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है केदारनाथ सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। अब इसमें रेखा चित्र बताना है। ऑप्शन है आम्रपाली, पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, या फिर चिता के फूल। तो जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है माटी की मूर्तें, ये रेखा चित्र है। इनमें से कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण नहीं है? जंजीरें और दीवारें, पैरों में पंख बांधकर, मील के पत्थर, या फिर लाल तारा। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है पैरों में पंख बांधकर, ये जो है संस्मरण विधा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है आम्रपाली, सीता की माँ, संघमित्रा, या फिर सभी। तो ये सभी के सभी इनके क्या हैं? नाटक हैं। आम्रपाली, सीता की माँ, संघमित्रा, ये तीनों ही राम वृक्ष बेनीपुरी के नाटक हैं। तो इसमें जो दा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न,
राम वृक्ष बेनीपुरी की इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है? अब सही क्रम बताना है। पहले रचनाएं देख लेते हैं। गेहूं बनाम गुलाब, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, वंदे वाणी विनायकों। तो सही क्रम बताना है, इसमें कौन सा होगा? तो इसमें जो द वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। सबसे पहले होगा माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें, इसका समय क्या माना जाता है? तो इसका समय है 1946 ईस्वी। माटी की मूर्तें के समय है 1946 ईस्वी। गेहूं बनाम गुलाब, उसके बाद कौन सा है? गेहूं बनाम गुलाब, इसका समय है 1950 ईस्वी। पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर, इसका समय है 1952 ईस्वी। वंदे वाणी विनायको 1954 ईस्वी। तो ये जो चौथा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। पुनः देखेंगे, माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी की है। गेहूं बनाम गुलाब, इसका समय 1950 ईस्वी है। पैरों में पंख बांधकर, इसका समय है 1952 ईस्वी। और फिर है वंदे वाणी विनायको, उसका समय है 1954 ईस्वी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। उपन्यास पतितों के देश में का प्रकाशन वर्ष है। तो जो इनकी रचना है, उपन्यास विधा है पतितों के देश में, उसका प्रकाशन वर्ष पूछा है 1928, 1930, 1931, 1932। तो इसमें बा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी की बिहारी सतसई के संपादन की रचना है। बिहारी सतसई की सरल व्याख्या, बिहारी सतसई की सुबोध टीका, बिहारी रत्नाकर या फिर लाल चंद्रिका। तो इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, बिहारी सतसई की सुबोध टीका है। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष है 1936, 1946, 1941 या फिर 1942। तो जो माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, इसका प्रकाशन है 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न है, वंदे वाणी विनायको निबंध का प्रकाशन वर्ष है 1952, 1954, 1958 या फिर 1962 ईस्वी। तो वंदे वाणी विनायकों का समय है 1958 ईस्वी। वंदे वाणी विनायको, इसका समय है 1954 होगा यहाँ पे, 1954 ईस्वी। आगे है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं में कौन सी उपन्यास विधा की नहीं है? पतितों के देश में, कैदी की पत्नी, आम्रपाली या फिर लाल तारा। तो इसमें पूछा है कि कौन सा इसमें उपन्यास नहीं है। तो जो लाल तारा है ये उपन्यास नहीं है। तो लाल तारा अगर उपन्यास नहीं है तो क्या है? तो इसकी विधा है निबंध। लाल तारा का जो विधा है लाल तारा की, उसकी विधा है निबंध विधा। अगला प्रश्न देखते हैं, कैदी की पत्नी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1940, 1946, 1941 या फिर 1942। तो कैदी की पत्नी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है? गांव के देवता, मील के पत्थर, बैजू मामा, नेत्रदान। तो इसमें जो मील के पत्थर है, इसकी विधा नाटक नहीं है। तो आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि ऐसी ही वीडियोस हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं कवियों की श्रृंखला में एक और कवि के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, नमस्कार।